लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है, सभी को जानने की जरूरत है कि यहां पर अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है चुनाव का। यद्यपि आप समझ लीजिए कि फ्रांस को जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देशों की तरह मिली जुली सरकार चलाने का भारत को तो बहुत अनुभव है। उम्मीदवार ऐसा है जिसको जनता का ज्यादा समर्थन नहीं प्राप्त है, तो वो आगे के चरण में नहीं जा सकता। सदस्य प्रथम चरण में कुल मतों का, पढ़े हुए मतों का नहीं, कुल मतों का, तो कुल जो मत हैं, कुल मतदाताओं का 12.5% पाएगा, वह स्वतः सेकेंड राउंड में उम्मीदवार बनने की योग्यता हासिल कर लेगा। अब इसको आप द्विचक्री प्रणाली का दोष भी यहां कह सकते हैं। दोष इसलिए कह रहे हैं कि ये सोचा समझा और जाना हुआ है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। भारत में ये नहीं है। भारत में हो सकता है जनता ही जो तीसरा उम्मीदवार है या चौथा पांचवा उम्मीदवार है उसको खारिज कर दे। प्राय ऐसा होता है, आप देखते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसको सफलतापूर्वक संचालित करके फ्रांस विश्व के सामने एक उदाहरण पेश कर सकता है कि हम इसको कर सकते हैं। साथियों नमस्कार, प्रतिवार्ता सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्रांस के चुनाव की। हाल ही में संपन्न हुए फ्रांस के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें न्यू पॉपुलर फ्रंट को 188 सीट मिली है, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं एक साथ जो आई हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति मैक्रोन की जो पार्टी है एनसेम्बल गठबंधन को 161 सीटें, जबकि राइट विंग की पार्टी नेशनल रैली एंड अलायंस को 142 सीटें मिली। इसमें एक चर्चा बहुत जोरों पर है, कई न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रही है कि 2 चरणों में किस तरह से काउंटिंग होती है वहां की, उसी के बारे में बात करेंगे। सर पहले ये बताइए कि ये 2 चरणों का क्या मामला है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। असल में जैसा कि हम लोग प्रतिवार्ता में अक्सर करते हैं कि किसी भी घटना की पूर्व पीठिका में जाने की कोशिश करते हैं, बैकग्राउंड में जाने की। हाँ, तो किसी को भी यह सवाल मन में आ सकता है, स्टूडेंट के भी मन में आएगा कि एक दो चरण क्या है, फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, अभी सेकंड राउंड है तो फर्स्ट राउंड क्या था। इस तरह की चीजें आती हैं। और एक सामान्य विद्यार्थी जो होता है वो ये भी जानता है कि किसी देश में या तो राष्ट्रपति प्रणाली होती है और या तो फिर संसदीय प्रणाली होती है जी। और उदाहरण के रूप में ये दिया जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है चुनाव की और भारत में है संसदीय प्रणाली जी, यद्यपि राष्ट्रपति यहाँ है जी। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है, सभी को जानने की जरूरत है कि यहां पर अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है चुनाव का। और इससे क्या आशय है? इससे आशय यह है कि राष्ट्रपति भी सीधे जनता द्वारा चुना जाता है और संसद के जो सदस्य हैं वो भी सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब एक पूरा चुनाव वहां की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसके बारे में बता दें कि एक तो राष्ट्रपति हो गए, संसद के अंग, और 2 सदन, बाई कैमरल सदन है, द्विसदनीय व्यवस्था है भारत की तरह, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो लोअर हाउस वहां नेशनल असेंबली है, अपर हाउस सीनेट है जी। तो एक तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा, जिसमें 2017 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जीते थे और 2022 में फिर एक बार जीते और 27 तक उनकी कार्यावधि है, 5 साल कार्यावधि होती है जी। इसी के साथ जो विधायिका है उसमें 2 सदन है और 2 सदनों में एक सदन क्या है, नेशनल असेंबली, और दूसरा सदन है सीनेट जी। वर्तमान में जो चुनाव हुआ है वो नेशनल असेंबली का हुआ है। नेशनल असेंबली 5 वर्ष की अवधि की होती है और सीनेट की अवधि भारत के राज्यसभा की तरह 6 वर्ष की अवधि है। और नेशनल असेंबली में कुल 577 सीटें हैं वहां की और स्पष्ट बहुमत के लिए 289 की जरूरत होती है। इसके भी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और ये
कानून बनाने का इनका कार्य होता है। जी। और प्रधानमंत्री तो नियुक्त करते हैं आपके पार्टीगत जो सीटें प्राप्त होती है उसके आधार पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जिनका बहुमत आ जाए। जिनका बहुमत आ जाए। जी। और 577 सीटें जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसी में द्विचक्रीय चुनाव प्रणाली है, 2 राउंड सिस्टम है। जी। अब यही 2 राउंड सिस्टम समझने की जरूरत है। तो पहले राउंड में एक तरह से समझ लीजिए कि छंटनी प्रक्रिया है कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा है जिसको जनता का ज्यादा समर्थन नहीं प्राप्त है तो वो आगे के चरण में नहीं जा सकता, एक तो ये। और जिसको जनता का बहुत ज्यादा समर्थन है वह पहले ही चरण में चुन लिया जाए। जी। ये 2 काम हैं 2 चरणों के। तो पहले चरण में क्या होता है, सारे उम्मीदवार सारी पार्टियों के खड़े होते हैं, किसी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, और उसको मत पड़ेंगे। और पहले चरण में ही चुन लिए जाने के लिए 2 शर्तें पूरी करना जरूरी है। एक, कुल मतदाताओं का 25% मत प्राप्त होना चाहिए किसी उम्मीदवार को, नंबर 1। नंबर 2, कुल पड़े मतों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये 2 शर्तें अगर पूरी हो गई तो वह उम्मीदवार प्रथम चरण में ही चुन लिया जाएगा। लेकिन अगर इन 2 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं हुई तो वह प्रथम चरण में नहीं चुना जाएगा और उसे दूसरे चरण में भेजा जा सकता है और नहीं भी भेजा जा सकता है। यह डिपेंड करता है दूसरे चरण में जाने वाली वो शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं। सर, जो आपने 25% की बात की, हाँ, जैसे अगर 100 मान लीजिए 100 मत हैं, उसमें से 80 पड़े तो फिर भी उसको 25 वोट पाना जरूरी है। यस, कुल मतों का, कुल मतदाताओं का 25% पाना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए 10 उम्मीदवार खड़े हो गए और बराबर की टक्कर के हुए तो कभी नहीं मिलेगा। यही कारण है कि प्रथम चरण में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या फ्रांस में बहुत कम होती है। और इस बार भी ऐसा हुआ क्योंकि 3 गठबंधन वहां के बड़े स्ट्रांग थे जी। और इसी वजह से 25% की जो शर्त है उसको पूरी करने में सफल होने वाले सदस्य बहुत कम थे। कितने थे? 76। 577 में से 76 लोग तो चुन लिए गए पहले राउंड में, यानी उन लोगों ने शर्तें पूरी कर ली, बहुमत प्राप्त कर लिया पड़े हुए मतों का और कुल मतों का 25% भी पा लिया। लेकिन शेष उम्मीदवार इन 2 शर्तों को एक साथ पूरा करने में असफल रहे। अब उनको सदस्य बनने के लिए सेकंड राउंड में जाना होगा। सेकंड राउंड में कौन जाते हैं, उसके लिए भी शर्त है। उसके लिए एक शर्त यह है कि जो भी सदस्य प्रथम चरण में कुल मतों का, पड़े हुए मतों का नहीं, कुल मतों का, अच्छा, कुल जो मत हैं, कुल मतदाताओं का 12.5% पाएगा, वह स्वतः सेकेंड राउंड में उम्मीदवार बनने की योग्यता हासिल कर लेगा जी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी उम्मीदवार 12.5% किसी सीट पर न पाए, इस शर्त को पूरी न कर पाए, या फिर केवल एक ही करे तो सेकेंड राउंड में एक ही उम्मीदवार से कैसे चुनाव होगा, या कोई भी नहीं पाएगा तो क्या उस सीट के लिए चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तब थोड़ी सी ढील दी गई है और वो ये कि फर्स्ट राउंड में जो ज्यादा मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवार होंगे उन्हीं को सेकेंड राउंड में भेजा जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में क्या तय हो जाएगा, ऐसी स्थिति में तय हो जाएगा कि केवल 2 ही उम्मीदवार सेकेंड राउंड में होंगे लड़ने के लिए जी। लेकिन अगर 12.5% की योग्यता पाने वाले यानी मत प्राप्त कर लेने वाले, शर्त पूरी करने वाले लोग
अगर 2 से ज्यादा होंगे, 3, 4, 5 कितने भी, तो वो सभी एलिजिबल होंगे सेकेंड राउंड में सदस्यता पाने के लिए, चुनाव लड़ने की। अच्छा सर, जो आपने 25% की बात की, हाँ जैसे मान लीजिए कि 2-3 कैंडिडेट हैं जो सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं, हाँ तो उसमें जो विक्टोरियस कैंडिडेट होगा, विजयी कैंडिडेट होगा, हाँ, उसको फिर भी 25% पाना जरूरी है? नहीं, अब नहीं जरूरी है। अच्छा, सेकंड राउंड जरूरी नहीं है? अब नहीं जरूरी है। अब सेकेंड राउंड में जो ज्यादा मत प्राप्त कर लेगा वो विजेता हो जाएगा, क्योंकि 2 से फिर 3 राउंड की ना तो व्यवस्था है जी। ना तो सीटों को खाली छोड़ने की कोई व्यवस्था है। तो 2 राउंड में सारी चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो 2 राउंड सिस्टम का क्या रीजन हो सकता है सर? रीजन यही है कि ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व उसके सदस्य के पीछे रहे, ज्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि अगर मतों का ये परसेंटेज नहीं होगा, सेकेंड राउंड में नहीं जाएंगे, तो फर्स्ट राउंड में मान लीजिए कि 10 उम्मीदवार खड़े हो गए और किसी एक को 12% वोट मिला और वो जीत गया, तो केवल 12% ही मतों का, मतदाताओं का उसको समर्थन हासिल होगा और वो सदस्य भी बन जाएगा, जैसा कि इंडिया में होता है। इंडिया में हो सकता है, होता क्या है, हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कोई मनाही नहीं है जी। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में सेकेंड राउंड में लोग जाएंगे। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा कि 12.5% वोट नहीं भी मिला है मान लीजिए, तो आगे सेकेंड राउंड में केवल 2 ही जाएंगे जो ज्यादा फर्स्ट राउंड में पाए रहे होंगे, या वो जाएंगे जो 12.5% कुल मतों का पा जाएंगे, तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। हाँ, देखिए 12.5% तो पाने की शर्त ये है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में जाना है तो आप पाइए उतना। बिल्कुल नहीं पाए हैं तो इसका मतलब कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है, तो चलिए 2 को ले जाते हैं आगे। तो जब आगे 2 ही होंगे तो ज्यादा परसेंटेज तो मिलेगा ही ना एक को, तो 12.5% सी साइड की तरह है। हाँ, एक तरह से अर्हता, न्यूनतम अर्हता अंक है वो। जी सर, इसमें एक एस्पेक्ट और है कि नेशनल रैली एंड अलायंस जो दक्षिणपंथी वहाँ की का गठबंधन था, पहले राउंड में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था वो जी। 444 उसके कैंडिडेट जो है सेकंड राउंड में पहुंचे थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसकी सीटें इतनी कम हो गई? फर्स्ट राउंड में 32% वोट मिले थे। अब इसको आप द्विचक्री प्रणाली का दोष भी यहाँ कह सकते हैं। आप देखिए, सभी प्रणाली का कुछ दोष होता है, कुछ हानियां होती हैं, कुछ लाभ होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो भारत में क्या दोष है कि कम रिप्रेजेंटेशन वाला उम्मीदवार भी संसद सदस्य बन सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बन सकता है, फ्रांस में नहीं बन सकता है। कम से कम उसको 25% कुल वोटर्स का जरूर मिला होगा। सेकेंड राउंड में भी जाएगा तो कम लोग हो जाएंगे। इस बार क्या हुआ कि 3 गठबंधन बड़े स्ट्रांग थे और ज्यादा गठबंधन के ज्यादा, हर गठबंधन के सदस्य ज्यादा मत प्राप्त किए और सेकेंड राउंड के लिए अर्ह हो गए। कहने का मतलब कि वहां 3 गठबंधन कौन से हैं? एक सेंट्रिस्ट मध्यमार्गी एनसेम्बल, हाँ एनसेम्बल जो राष्ट्रपति मैक्रॉन की पार्टी है जी, और दूसरी हो गई लेफ्ट न्यू पॉपुलर फ्रंट, जिसका नाम हाँ लेफ्ट पार्टी न्यू पॉपुलर फ्रंट है। इसमें कई दल हैं और इसी तरह से राइट विंग जिसमें नेशनल रैली मुख्य दल है जी। तो ये तीनों दल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए और जो राइट विंग नेशनल रैली के नेतृत्व में जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसको 32% वोट मिले हैं पहले राउंड में। पहले राउंड में 33.2% वोट मिले हैं। तो इस वजह से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सेकेंड राउंड में जब इसके सदस्य जाएंगे तो वहां जीत की संभावना है और ये एक मेजॉरिटी इस पार्टी को मिल जाएगी। लेकिन जो 2 और गठबंधन थे उन लोगों ने स्ट्रेटेजिकली अपने तीसरे उम्मीदवार को हटा लिया। तो अब जैसे भारत में होता है चुनाव कि सीधा अगर मुकाबला हो जाए तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है, जीतने की संभावना बढ़ जाती है सीधा मुकाबला हो तो। लेकिन वोट काटने वाले लोग आ जाएं, हाँ अगर वोट काटने वाले आ जाएं तो फिर किसी एक के हारने की
संभावना भी हो जाती है, हार भी सकता है। तो यहाँ पर सीधा मुकाबला बनाने के लिए राइट विंग के अलावा जो बाकी दल थे उन्होंने रणनीतिक ढंग से अपने थर्ड उम्मीदवार को हटा लिया। मतलब अनकहा गठबंधन एक तरह का। हाँ, अनकहा गठबंधन, ये नहीं कि सब जगह से हटा लिया। यहीं पर देखिए पंजाब और वहां आम आदमी पार्टी से नहीं किया समझौता, दिल्ली में कर लिया। हाँ, दिल्ली में कर लिया। तो उसी तरह से कुछ सीटों पर नहीं किया, लड़ने दिया, और कुछ सीटों पर इन लोगों ने अपना तीसरा उम्मीदवार जो कि अर्ह था, किस आधार पर 12.5% पा करके, लेकिन वहां पर 3 का मुकाबला जो हो रहा था उसको एक इन्होंने अपने तीसरे वाले को हटा लिया, तो सेकंड और फर्स्ट का सीधा मुकाबला हो गया। ऐसे तो 2 ही जाते अगर 12.5% ना पाते तो। बिल्कुल। तो आप देखिए कि किस तरह से लोग गए हैं सेकंड राउंड में। जो नेशनल रैली समर्थित जो गठबंधन था उसके 444 लोग गए थे सेकंड राउंड में जी। और जो नेशनल पॉपुलर फ्रंट समर्थित थे वो 415 लोग गए थे, और मैक्रान वाली जो पार्टी थे उसके केवल 321 लोग गए थे। लेकिन इन लोगों ने अपने तीसरे उम्मीदवार को, जो कमजोर उम्मीदवार अपना था, उसको उसके सामने से हटा लिया, तो सीधा मुकाबला हो गया। और इस सीधे मुकाबले में परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा कि जो समर्थन देखा जा रहा था वो उसको नहीं मिला राइट विंग को। हम इसको दोष क्यों कह रहे हैं? दोष इसलिए कह रहे हैं कि ये सोचा समझा और जाना हुआ है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। भारत में ये नहीं है। भारत में हो सकता है जनता ही जो तीसरा उम्मीदवार है या चौथा पांचवा उम्मीदवार है उसको खारिज कर दे। प्राय ऐसा होता है, आप देखते हैं कि जो 2 मजबूत उम्मीदवार होते हैं लोग अपना वोट खराब नहीं करना चाहते हैं और वोट दे देते हैं। पहले से कुछ अनुमान नहीं होता है कि कौन दूसरे पे चला जाएगा, कौन तीसरे पे चला जाएगा। लेकिन यहां पर यह सुनिश्चित हो गया कि इन लोगों के वोट पहले आ गए फर्स्ट राउंड में कि कौन कमजोर है और कौन मजबूत है। एक स्ट्रेटजी बन गई और उस स्ट्रेटजी, पहले जानी गई स्ट्रेटजी पर काम करके किसी चुनाव को प्रभावित कर लेना इस प्रणाली के दोस्त बिल्कुल सर कहा जा सकता है। जैसे इंडिया में जो है जनता को डायरेक्टली वो रहता है कि जनता किसी को हटा सकती है। हाँ, जनता किसी को हटा सकते, किसी को बढ़ा दे, किसी को खारिज कर दे, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ तो फर्स्ट राउंड में पता चल गया, स्ट्रेटेजिकली आपने हाँ स्ट्रेटेजिकली फेल कर दिया। फर्स्ट राउंड में पता चल गया कि कौन फर्स्ट पर है, कौन सेकंड पर है, कौन थर्ड पर है। और वो लोग जब सेकंड राउंड में गए तो तीसरे उम्मीदवार को हटा करके इन्होंने चुनाव को प्रभावित कर दिया। बिल्कुल। अगर सीधे चुनाव होता तो नेशनल रैली समर्थित जो गठबंधन है वो जीत गया होता। तो इसलिए इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया। कुल मिलाकर सेकंड राउंड जो प्रणाली है बहुत इंटरेस्टिंग प्रणाली है। इंटरेस्टिंग प्रणाली है, इसके दोष भी हैं, लाभ हैं। लाभ ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतों का इनका रिप्रेजेंटेशन होगा किसी सदस्य के पीछे। और दूसरा दोष ये है कि इसमें मॉडरेशन हो सकता है बाद में रणनीतिक ढंग से, और यही हुआ इस बार। और किसी दल को, यानी त्रिशंकु संसद हो गई, हंग पार्लियामेंट, किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, जबकि सबसे कम थर्ड नंबर पर आ गए, जबकि सबसे ज्यादा सीटें इनको मिलने की संभावना थी। और इसी तरह से जो तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टी थी वामपंथी, इसकी उम्मीद थी पहले नंबर पे आ गए, वो पहले नंबर पर आ गई, 188 सीटें मिल गई। और इसी तरह से एंसेंबल, इनको ये मध्य मार्ग की पार्टी मानी जाती है। हाँ। सर तीसरा हमारा एक सवाल था, लेकिन वो आपने जिस तरह से जिक्र किया उसमें वो कंक्लूड हो गया। प्रश्न एक्चुअली ये था कि लेफ्ट फोर्सेज या डेमोक्रेटिक फोर्सेज के मजबूत होने के क्या कारण हैं, जबकि ऐसा एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऐसा है नहीं। यहाँ फ्रांस में तो अलग ही बात है। हाँ। एक तरह से जो लेफ्ट और सेंट्रिस्ट थे इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक तरीके से राइट विंग को हतोत्साहित कर दिया अपने उम्मीदवारों को हटा करके, और उनकी सीटें कम हो गई। फर्स्ट राउंड में ज्यादा % वोट पाने का उनका कोई अर्थ नहीं निकला। 200 ऐसी सीटों पे ये काम किया गया, 200 सीटों पर रणनीतिक ढंग से इन लोगों ने अपना वो किया। अब चूंकि हंग पार्लियामेंट आई तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे गैब्रियल अट्टल, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की। उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया।
अब आगे फैसला होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नए गठबंधन होंगे, कौन से दो गठबंधन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या करते होंगे। हाँ, इस तरह की वार्ताएं चलेंगी और उम्मीद ये है कि ओलंपिक के बाद ही ये वहां सरकार बन पाएगी, नहीं नया प्रधानमंत्री आ पाएगा, क्योंकि 26 जुलाई को वहां पर ओलंपिक शुरुआत है, पेरिस में ओलंपिक है, तो ओलंपिक के बाद ही होगा या हो भी सकता है बीच में, लेकिन ये लोग इस तरह से राजनीतिक चर्चाओं को हमारे ख्याल से विराम देंगे, ओलंपिक तक ऐसा कर सकते हैं। सर, एक बहुत मुख्य मुद्दा रहा है इंटरनेशनली पिछले कुछ समय से, खासकर यूरोप के संदर्भ में इजराइल पैलेस्तीन की बहुत चर्चा रही, और पैलेस्तीन को यूरोप का एक धड़ा ऐसा है जो सहानुभूति की नज़र से देखता है और टू नेशन जो थ्योरी है उसको इंडोर्स करता है, और एक धड़ा ऐसा है जो ये नहीं मानता है कि पैलेस्तीन कोई देश भी है। इसमें जब वामपंथी जो नेता ज्यां हैं जिन्होंने नेशनल पॉपुलर फ्रंट को लीड किया है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र भी किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पैलेस्तीन को एज अ नेशन जो है मान्यता देंगे, जैसा कि स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवेनिया जैसे देशों ने किया है। अभी तक जो फ्रांस का जो पूरा सर मामला रहा है उसमें मैक्रो इस मामले में डायरेक्टली जाने से बचते रहे हैं। क्या हो सकता है, चूंकि लेजिस्लेशन का मामला है, लेजिस्लेशन में वामपंथी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसका मैनिफेस्टो की बात है, क्या हो सकता है सर, क्या वाकई में मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा इनको? देखिए, इसको इस रूप में ना देखिए, आप इन चीजों को इस रूप में देखिए कि कोई भी राष्ट्र किससे बना है, व्यक्ति से बना है। बिल्कुल सर। और जो कंपोजिशन है किसी राष्ट्र की वो किससे है, तो आप जानते हैं कि ईसाई समुदाय फ्रांस में है, और ईसाई समुदाय किसके नजदीक है, यहूदियों के नजदीक है मानसिक रूप से। तो अब सीधे सीधे किसी प्रकार का ऐसा समर्थन इसी वजह से संभव नहीं हो पाया किसी भी पश्चिमी देश द्वारा, नहीं तो अब तक तो कब का फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी तरफ से पहल की जी, और तमाम समझौते हुए, लेकिन अमेरिका भी ना तो इसको मान्यता देता है ना तो अन्य पश्चिमी देश, जबकि लोकतांत्रिक मूल्य क्या कहते हैं कि उसको राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग और उनकी जो दशाएं इस समय चल रही हैं उनको देखते हुए मानवाधिकार मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोग ये मानते हैं कि फिलिस्तीन को दर्जा राष्ट्र का मिल जाना चाहिए, लेकिन अपने राष्ट्र के जो लोग हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या संवेदनाएं हैं, इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए विवादास्पद मुद्दों से जिस प्रकार से बचते हैं राजनेता, वही बात फ्रांस में भी है। अब आज के समय में जिस तरह से हंग पार्लियामेंट है, जिस तरह से, तो कोई ऐसे कठोर मुद्दे संभवतः नहीं मान्यता प्राप्त कर लेंगे, नहीं अमल में लाए जा सकेंगे। आज स्थिति वामपंथी जो फ्रंट है उसकी ये नहीं है कि वो दबाव डाल करके अपने उन मुद्दों को मनवाए। सेंट्रिस्ट तो कहीं भी जा सकते हैं, हाँ, वो कहीं भी जा सकते हैं, और भी हैं, जैसे वामपंथी धड़ा है जी, एक पार्टी उसमें है आपकी इनकी जिन लोग जो मेलोक्रान है, ग्रीन है सर, हाँ, कम्युनिस्ट हैं, हाँ कम्युनिस्ट हैं, तो उसमें तमाम धड़े हैं, तो उसके छोटे छोटे धड़े आकर के किसी के साथ मिल सकते हैं, उनका आइडियोलॉजिकल खुद कॉन्फ्लिक्ट है। इसी तरह से राइट्स में भी फार राइट्स भी हैं, हाँ, फार राइट राइट्स भी हैं, रिपब्लिकन है, हाँ, तो अब सेंटर राइट है, तो उसमें सेंटर राइट का जो धड़ा है वो आकर के सेंटर के साथ मिल सकता है। यानी सरकार बनाने के तमाम जोड़ तोड़, हॉर्स ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, जैसा कि भारत में होता है, कहीं भी हो सकता है जी। तो इस तरह की चीजें भी अमल में आ सकती हैं। तो कोई ऐसा किसी की मांग इस प्रकार से मांगी जानी संभव नहीं है, और विदेशों में आए फ्रांस में जिस तरह के जो विकसित राष्ट्र हैं उसमें इस तरह के समझौते कर लिए जाते हैं प्रायः, जिससे कि राष्ट्र चलता रहे और बाकी जो मुद्दे हैं विवादास्पद वो आगे देख लिए जाएंगे। अब देखिए, जो वामपंथी गुट है, जो न्यू पॉपुलर फ्रंट
के नाम से जिन्होंने विजय हासिल की, नंबर 1 की पार्टी बनी, उनकी तमाम डिमांड थी। जैसे एक थी कि न्यूनतम मजदूरी में 14% की हाइक इनकी मांग थी, संपत्ति कर लगाया जाए, तेल मूल्यों में कमी लाई जाए, और ऐसे और भी चीजें हैं, फिलिस्तीन को मान्यता दिया जाए। इस तरह की उनके घोषणा पत्र में चीजें थी। और आर्थिक सुधार लाए जाए, पेंशन सुधार किया जाए। तो ये सब चीजें जो उनकी डिमांड थी, वो सब अब मिल बैठ करके आपसी सहमति से होगा अगर मिली जुली सरकार बनती है। जैसा कि संभावना है कि मिली जुली सरकार ही बन पाएगी, नहीं तो तुरंत चुनाव कराना पड़ेगा। सर, भारत के संदर्भ में देखा जाए अगर इस चुनाव का क्या प्रभाव हो सकता है? भारत के संदर्भ में इस चुनाव का प्रभाव ये हो सकता है कि एक तो पता चलेगा कि भाई मिली जुली सरकारों को कैसे चलाया गया, एक हम लोग भी देखेंगे। यद्यपि आप समझ लीजिए कि फ्रांस को जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देशों की तरह मिली जुली सरकार चलाने का भारत को तो बहुत अनुभव है, भारत तो लंबा अनुभव है। लेकिन फ्रांस को जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देश जहां पर मिली जुली सरकारें चलाई गई हैं, उस तरह की आदत ही नहीं है जी। हमेशा किसी एक को पूरा बहुमत मिलता रहा है। और एक और भी बात है, तीनों पक्ष बड़ी शिद्दत से एक दूसरे को नापसंद करते हैं, यानी कभी नहीं चाहेंगे कि उसके साथ सरकार बनाए। लेकिन अब जनता ने उनको ये मजबूरी दे दी, या अपने ही हाथों उन्होंने वो मजबूरी ओढ़ ली कहा जाए तो। अगर स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत ना करे होते तो फार राइट को मिल जाता, वो अपनी नीतियां लागू करता, देश उसी तरह चलता रहता। लेकिन इन लोग नापसंद करते थे कि किसी भी रूप में राइट विंग ना आने पाए, तो इन्होंने रणनीतिक तरीके अपनाए और अंततः क्या हुआ, हंग पार्लियामेंट बनी। और अब मिलजुल करके इनको सरकार बनानी पड़ेगी, इनको आदत नहीं है। तो अब भारत के लिए प्रभाव, भारत के लिए क्या है, कहीं भी मजबूत सरकार अगर नहीं है, अस्थिर सरकार है, तो उसके जो दोष होंगे वो भारत को भी भुगतने होंगे। तो कहने का आशय ये है कि भारत को इस तरह से देखने की बात है कि जैसे वहाँ राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है, 5% के नियर अबाउट है। लेकिन जिस तरह की बात वामपंथी गुट चाहता है कि न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो और जो पेंशन को बढ़ाई जाए, तो इस तरह की चीजों से राजकोषीय घाटा के 6.4% तक बढ़ने की संभावना है। ये कहते हैं कि स्कूलों में भोजन बांटा जाए, सभी को घर दिया जाए। तो इस तरह की तमाम जो सब्सिडाइज्ड प्रोग्राम हैं, इनको अपनाने से जो दिक्कतें होती हैं वो हो सकती हैं। और हमको भी देखने की जरूरत है कि विकसित राष्ट्रों में जब इस तरह का फ्रीबीज दी जाती हैं तो वहां पर क्या परेशानी आ सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फ्रीबीज का बहुत प्रचलन है जी, चुनाव के पहले खास बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि राइट विंग नहीं चाहता है, इन सब बहुत से मामलों में राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों एक मत है कि हाँ भाई दिया जाए, घर दिया जाए। अब देखिए आप्रवासन का जैसे मामला है, आप्रवासन में वामपंथी पार्टियां लिबरल हैं। तो अब फ्रांस में अगर यहाँ भारत से कोई जा रहा है तो उस तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें कम हो सकती हैं। और इसी तरह से बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि अगर वामपंथी पार्टियां हैं और झुकाव ये हुआ कि पूरे यूरोप से लोग आ सकते हैं, वीजा नियमों में ढील दी जाएगी तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो बहुत से लोग आ सकते हैं, भीड़ वहां बढ़ सकती है और भारत को भी उसमें एक मौका मिल सकता है। लेकिन अगर राइट विंग भी मजबूत है, अब ये भी हो सकता है कि जो ली पेन वहां की ये हैं हेड हैं, चीफ है, वो अगला राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी तो सीधा चुनाव होगा, फर्स्ट राउंड से जा, वहां राष्ट्रपति चुनाव भी फर्स्ट और सेकंड राउंड में होता है। एक निश्चित मत पाने वाले 2 ही लोग अगर पहुंचे और सीधा चुनाव हुआ
और सीधे चुनाव में तो इसको समर्थन है ही है राइट विंग को, तो वहां राष्ट्रपति चुन ली जा पहले सकती राउंड में है। अच्छा प्रदर्शन वो कर ही चुकी है। पहले राउंड में कर ही चुके हैं, तो पहले राउंड से जो 2 लोग अगर गए केवल 3 के बजाय और किसी प्रकार का मत विभाजन नहीं हुआ, तो उनके राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये चीज बहुत कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। ये पता चला कि राइट विंग का राष्ट्रपति हो गया, संसद में चुनाव मिली जुली सरकार बनी हुई है। जब राष्ट्रपति वो बन गए तो उस सरकार को डिगाने का प्रयास किए या अपनी नीतियां लागू किए, तो इस तरह की चीजें जो हैं होंगी। इसी तरह से यूरोप, यूक्रेन, नाटो, ये सब पर भी परस्पर विरोधी विचार है। अब राइट विंग क्या कहता है कि नहीं, नाटो के साथ रहना है, यूक्रेन को समर्थन देना है पूरी तरह से। वामपंथी गुट क्या कहता है कि नहीं, हमको यूक्रेन में समर्थन नहीं देना है, वो सोवियत समर्थक है। तो इस तरह से विरोधी विचारों वाली सरकारें होंगी तो उसका एक अच्छा सुफल भी आ सकता है और उसका प्रतिफल खराब भी निकल सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो लोग उस सरकार को चलाने वाले हैं कितनी समझदारी से सरकार को चलाते हैं। तो समझदारी महत्वपूर्ण है। अगर ठीक समझदारी से काम करेंगे तो मिलीजुली सरकारों को भी चलाने का एक इतिहास रहा है। अगर फ्रांस ने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो उसे एक अवसर है अपने यहाँ समन्वय के भाव से अपनी सरकार को चलाने का एक नया उदाहरण पेश कर सकता है। अन्यथा स्थिति में तो नए चुनाव तो है ही है। सर को मिला कि सेकंड राउंड जो 2 राउंड चुनाव है, डीप रूटेड डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। और अगर परस्पर अंतर्विरोध के बाद, वैचारिक विरोध के बाद अगर 2 गुट सरकार बनाते हैं, तो ये जनता के लिए भी एक राजनीतिक शिक्षा की बात होती है। राजनीतिक शिक्षा की भी बात है और मिलजुल कर सरकार को चलाने की एक जो बात होनी चाहिए, उसको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसको सफलतापूर्वक संचालित करके फ्रांस विश्व के सामने एक उदाहरण पेश कर सकता है कि हम इसको कर सकते हैं। तो आज की प्रतिवार्ता सीरीज में फ्रांस का चुनाव, हमारे साथ थे हमारे प्रधान संपादक सर संतोष चौधरी सर, और नियमित हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अमेरिकन चुनाव पे भी हम कुछ कार्यक्रम करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी हम लोग करते हैं आगे। ठीक, तो मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।